नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है, यानी कि इनमें से जमीन की कैटेगरी कौन सी नहीं है। फर्स्ट है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि तो हमने पढ़ा था कि ऐसी जमीन होती है जिस पर खेती होती है पर कुछ टाइम के लिए इसे खाली छोड़ना पड़ता है, तो प्रतिभूमि तो होता है भाई जमीन का टाइप। तीसरा देखो, नीवल बोया गया क्षेत्र, यानी जहाँ पर खेती हो रखी हो, ये भी एक जमीन का टाइप है। उसके बाद कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ऐसी जमीन जिस पे खेती हो सकती है पर वो वेस्ट पड़ी हुई है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों तो हमने पढ़े थे। सीमांत भूमि कोई टाइप नहीं होता भू उपयोग समवर्ग का, यानी कि लैंड यूज कैटेगरी को अगर हम बांटें तो उसमें सीमांत भूमि नहीं आती। अब देखो सेकंड, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। जो जंगलों की संख्या बढ़ी है भारत में, उसके पीछे क्या रीजन है। पहला, वनीकरण के विस्तृत व सक्षम प्रयास, यानी पेड़ लगाने के बहुत सारे प्रयास किए हैं। दूसरा, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, यानी कि सामुदायिक वन बनाए गए हैं। तीसरा पॉइंट है, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, यानी कि रिजर्व एरिया बनाया गया है बहुत सारा। ठीक है, वहां पर आप ना तो शिकार कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते, एक एरिया को रिजर्व कर दिया गया है और वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं। तो जंगली जीवन को बचाने के लिए भारत में ऐसे बहुत सारे एरिया बनाए गए हैं जिन्हें कि रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया है, तो इससे जंगलों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगला देखो, वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। अब देखो, ऑप्शन तो सारे ही ठीक हैं पर इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है ये रिजर्व एरिया बनाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, यानी कि जो जमीन खराब होती है उसका मेन रीजन क्या है, ये पूछा आपसे। भू निम्नीकरण यानी कि सोइल डिग्रेडेशन, जो जमीन है उसकी मिट्टी की पावर खत्म होना, इसको बोलते हैं भू निम्नीकरण। फर्स्ट है इसमें अवनलिका अपरदन, उसमें मिट्टी खिसक खिसक कर उसमें बीच में स्पेस बन जाता है, उसको बोलते हैं अवनलिका अपरदन। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटना। उसके बाद है वायु अपरदन, यानी हवा से मिट्टी का उड़ना इधर उधर। तीसरा है मृदा लवणता। चौथा है भूमि पर सिल्ट का जमाव, जमीन पर जो है सिल्ट जम गया है। तो इसमें मेन है तीसरा ऑप्शन सही। मेन रीजन है भूमि निम्नीकरण का मृदा लवणता। मैंने आपको पढ़ाया था ना जब चैप्टर पढ़ाया है कि राजस्थान में और गुजरात में जो सोल्ट की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से फसल कम होने लगी है। तो जमीन में, मिट्टी में सोल्ट की मात्रा बढ़ रही है, लवणता बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भू निम्नीकरण हो रहा है। ये रीजन भी है पर सबसे ज़्यादा मृदा लवणता की वजह से दिक्कत हो रही है ज़मीन को आज के टाइम पे, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम होता जा रहा है। अगर पानी का लेवल कम होगा तो सीधी सी बात है लवणता बढ़ेगी। तो आजकल ज़मीन में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जा सकती। शुष्क का मतलब है जहाँ पर सूखा हो बिल्कुल। रागी हम बो सकते हैं, ज्वार हम बो सकते हैं, मूंगफली भी शुष्क में बोई जाती है। फोर्थ है गन्ना। गन्ना शुष्क में नहीं बोया जाता, गन्ने को बारिश चाहिए। जो भी अनाज वाली फसलें होती है ना वो अधिकतर हो जाती हैं चावल को छोड़ के शुष्क एरिया में, क्योंकि उनमें जो बीज आता है उसको शुष्क मौसम ही चाहिए। पानी भी चाहिए फसलों को, पर जो बीज आने के बाद जो है बारिश वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए। इसीलिए रागी, ज्वार और मूंगफली, इनमें जब बीज आ जाता है तो उसके बाद इन्हें शुष्क मौसम चाहिए होता है। तो ये तीनों तो शुष्क मौसम में होती हैं, ड्राई वेदर में होती हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि पानी के बिना होती हैं, पानी इन्हें चाहिए पर ड्राई वेदर भी चाहिए, तो ये फसल अच्छे से हो जाती हैं। जैसे बाजरा भी आपने देखा होगा, वो भी अच्छे से हो जाता है राजस्थान जैसे एरिया में। मूंगफली भी, हमने ये सारी फसलें पढ़ी थी। पर गन्ना जो है वो राजस्थान में नहीं होता, वो यूपी वाले एरिया में होता है, क्योंकि उसे पानी चाहिए बहुत। यूपी में तो गंगा नदी है और भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, और नहरों से बहुत पानी आ जाता है, तो यूपी में पानी की कोई कमी नहीं है। इसीलिए गन्ना जो है वो यूपी में ज़्यादा होता है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो शुष्क मौसम में नहीं होती, वो है गन्ना। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लो, मैंने वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख लोगे तो आपको इन सभी के आंसर आराम से आते होंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर समझ रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं, यानी कि गेहूं और चावल की नई नई ब्रीड किस देश ने तैयार की है। जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, मैक्सिको तथा फिलीपींस, मैक्सिको तथा सिंगापुर। देखो, मैंने आपको जब पढ़ाया था कि भारत ने भी कुछ 2 देशों से फसलें मंगाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो उसमें कौन कौन से 2 देश थे, मैक्सिको और फिलीपींस। तो मैक्सिको में मेनली गेहूं और फिलीपींस में मेनली चावल, इन दोनों ही फसलों की नई नई किस्में तैयार की गई थी। तो मैक्सिको और फिलीपींस इसका आंसर है। अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करो।
बंजर भूमि तो ऐसी जमीन होती है जहाँ पर खेती हो ही ना सके, और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ पर खेती हो सकती है पर वो वैसे ही वेस्ट पड़ी हुई है। अगर कृषि योग्य भूमि को सुधारा जाए तो वहाँ पर खेती संभव है, पर बंजर जमीन में ऐसा नहीं है। तो यही इनका मेन डिफरेंस है। मरुस्थली, रेतीली, पथरीली भूमि जिसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, या तो बहुत पत्थर ही पत्थर है या बिल्कुल रेत ही रेत है, उस भूमि को खेती के लायक नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए उसे बोलते हैं बंजर भूमि। जो भूमि जल तथा वायु अपर्दन से व्यर्थ हो जाती है उसे भी बंजर बोलते हैं। पानी भर जाने की वजह से या किसी जमीन का पानी खत्म हो जाने की वजह से, हवा की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं तो ज़मीन बंजर हो सकती है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि है जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, यानी बहुत पुराने टाइम से जिस पर खेती नहीं की गई है। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी नहीं है कि उस पर खेती नहीं हो सकती, पर वो बहुत टाइम से खाली पड़ी है। तो बंजर और कृषि योग्य में यही अंतर है कि कृषि योग्य, नाम में ही पता चल रहा है भाई ये कृषि के योग्य है, अगर इस पर आप थोड़े से एफर्ट डालोगे तो इसमें आप खेती कर सकते हो। और बंजर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बंजर भूमि पर तो खेती हो ही नहीं सकती, कृषि योग्य भूमि पर खेती हो सकती है अगर उसमें थोड़े बहुत सुधार किए जाएं तो। ठीक है, तो यही इन दोनों में मेन अंतर था। सेकंड क्वेश्चन देखो, नीवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताओ। इसको समझ लेना अच्छे से, है बिल्कुल सिंपल। ये भी नीवल बोया गया क्षेत्र का मतलब है टोटल एरिया। मान लो 100 खेतों में फसल हुई है तो उसे बोलेंगे हम भाई 100 खेतों में बोई गई फसल, तो 100 खेत जो हैं वो क्या हो गए, नीवल बोया गया क्षेत्र। मान लो साल में 100 खेतों में फसल अगर हुई है तो उसको हम बोलेंगे भाई 100 के 100 खेत क्या है, नीवल बोया गया क्षेत्र। अगर आपसे कोई पूछे भाई यहाँ पे नीवल बोया गया क्षेत्र कितना है, तो आप बताओगे भाई 100 खेत थे। अब सकल बोया गया क्षेत्र में क्या अंतर है, देखो खेत में फसल 2-2 बार भी हो सकती है ना, तो अगर एक खेत में 2 या 3 बार फसल हुई है तो उसको भी अलग से काउंट करेंगे, यानी पूरे साल में टोटल फसल कितनी बार हुई। मान लो 100 खेत थे, उनमें से 50 खेत ऐसे थे जिन पे खेती 2 बार हुई है साल में, 6-6 महीने में 2 बार हमने फसल उगाई, तो टोटल 150 खेत हो गए ना। तो अगर आपसे पूछें कि सकल बोया गया क्षेत्र कितना हो तो भाई बोलोगे 150 खेतों में खेती हुई है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। ये नीवल बोए गए क्षेत्र का मतलब है टोटल एरिया जहाँ पर फसलें बोई गई हों, और सकल बोए गए क्षेत्र का मतलब है जिसमें एक बार से अधिक बार भी बोया गया क्षेत्र शामिल हो जाता है। समझ गए, दोनों का मतलब एरिया ही है, पर नीवल बोया गया में हम सिर्फ एरिया को काउंट करते हैं, और सकल का मतलब है टोटल फसल जितनी हुई, चाहे उसमें 2 बार एक खेत से फसल होगी तो 2 बार काउंट करेंगे, पर नीवल बोया गया में एक ही बार काउंट होगी। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह नीवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, यानी ऐसी जमीन जिस पर खेती होती हो वो क्या कहलाता है, नीवल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र भी शामिल किया जाता है। समझ गए, नीवल के अलावा अगर बार बार खेती हो रही है तो उसको भी उसमें शामिल करते हैं, यानी सकल में टोटल को गिन लेते हैं और नीवल में सिर्फ जमीन गिन लेते हैं कि भाई इतनी जमीन है। तो ये इन दोनों में अंतर है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है, यानी हमें बहुत तगड़े तरीके से खेती करनी चाहिए, इस बात की ज़रूरत क्या है भाई। अगर हम ज़्यादा खेती करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश में पैसा आएगा, ठीक है, तो हमें गहन कृषि की बहुत ज़रूरत है। प्रौद्योगिकी कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ती है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अगर हम खेती में टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इससे सीमित भूमि में कुल उत्पादन बढ़ने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ठीक है, जो भूमि है हमारी टोटल उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ साथ जो लोग हैं उनको काम भी मिलेगा, श्रमिकों की मांग भी बढ़ेगी। भारत में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है। भारत में ज़मीन कम है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए तो बेरोजगारी है। तो यही कह रहे हैं अगर हम गहन कृषि करेंगे तो उससे क्या होगा, श्रम भी बढ़ेगा, लोगों को काम भी मिलेगा और भूमि की कमी जो है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए फसलों की सघनता की आवश्यकता है, इसीलिए हमें बहुत सारी फसलें उगानी चाहिए कम एरिया में ही, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सके। एक तो प्रोडक्शन बढ़े, पैसा आए, हर एक चीज़ अच्छी हो, उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिले, इसीलिए हमें गहन खेती करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब नमी। जो एरिया सूखा होगा वहाँ पे शुष्क खेती होगी और जो एरिया नमी वाला होगा वहाँ पे आर्द्र खेती होगी। कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर 2 वर्गों, पहला शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है, यानी सिंपल बता रहे हैं 2 टाइप से बढ़ती है, एक शुष्क वाला एरिया, एक आर्द्र वाला एरिया। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा
75 सेंटीमीटर से कम है। शुष्क वाली खेती वहाँ पे होती है जहाँ साल में टोटल 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। जो भी मौसम वैज्ञानिक वो बारिश को सेंटीमीटर्स में नापते हैं कि यहाँ पे टोटल बारिश हुई थी तो कितने सेंटीमीटर पानी यहाँ पे गिरा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एरिया बना रखे हैं कि अगर कहीं पे 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है पूरे साल में तो वो एरिया सूखा एरिया कहा जाएगा। और भी ज़्यादा होगी तो वो आर्द्र एरिया कहा जाएगा। तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा वो आर्द्र एरिया, जहाँ पे बारिश कम वो शुष्क एरिया। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, गवार आदि उगाई जाती हैं। यानी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कि सूखे में आराम से उग सकती हैं। देखो मैंने आपको बताया था मेनली अनाज उगेंगे इसमें, सिर्फ चावल हटा देना आप, बाकी सारे अनाज इसमें उग सकते हैं। चावल और गेहूं को हटा देना, गेहूं भी हो सकता है पर इतने बड़े लेवल पे नहीं हो सकता जितने लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। तो रागी, बाजरा, मूंग, चना, गवार, इनको आप अच्छे से याद रख लेना। ये सारी चारा फसलें सूखे में आराम से हो सकती हैं। ठीक है, राजस्थान में भी ये सारी फसलें हो जाती हैं, चना भी हो जाता है, बाजरा भी हो जाता है। तो सूखे एरिया में फसलें आराम से हो जाती हैं। बस आपको इसमें फसलें ही याद रखने कि सूखे एरिया में कौन कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं। तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पानी लाया जाता है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो कई सारे तरीके अपनाकर यहाँ पर सिंचाई की जाती है। अब देख लो आर्द्र कृषि कौन सी है। आर्द्र कृषि क्षेत्र में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वो फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, पानी ज़्यादा होगा, वहाँ पे फसलें भी वैसी उगाएंगे जिनको पानी ज़्यादा चाहिए। तो चावल, जूट, गन्ना, ये मेन 3 फसलें हैं जो कि पानी वाले एरिया में उगाई जाती हैं ज़्यादा। और मीडियम एरिया में मेनली गेहूँ उगाया जाता है। तो चावल, जूट, गन्ना आदि तथा ताज़े पानी की जल कृषि भी की जाती है। पानी की जल कृषि का मतलब जैसे कि पानी में आपने देखा होगा सिंघाड़े की फसल होती है, कमल वगैरह के फूल उगाए जाते हैं, तो पानी के अंदर भी बहुत सारी खेती होती है। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पे चावल, जूट, गन्ना आदि और ताज़े पानी की जल कृषि भी होती है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। आपको बस एग्जाम्पल याद रखने हैं इसमें कि ज़्यादा पानी वाले एरिया में कौन सी फसलें होती हैं और सूखे एरिया में कौन सी फसलें होती हैं। बाजरा हो गया, मूंग हो गया, चने हो गए, ये सूखे एरिया में होते हैं। और चावल, जूट, गन्ना ये ज़्यादा पानी वाले एरिया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनका निर्णय कैसे किया जाए। यानी भारत की जो ज़मीन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं हैं हमारे सामने, इन्वायरमेंट में क्या क्या दिक्कत आ रही है हमारी, वो बातें हमें बतानी है और उसका सॉल्यूशन भी बताना है हमें। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। भू संसाधनों का निम्नीकरण यानी कि जो जमीन खराब हो रही है, हमने सिंचाई करने के लिए और खेती में विकास करने के लिए जो जो नीतियाँ अपनाई है उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आई है। फर्स्ट पॉइंट है, यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो सकती है। यानी कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मृदा की जो उर्वरता है वो बिल्कुल डिग्रेड हो सकती है। क्षीण का मतलब बहुत खराब हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। यानी जहाँ पर इरिगेशन हम करते हैं, जहाँ पर नेचुरली ज़्यादा पानी नहीं आता, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में ट्यूबवेल्स वगैरह से बहुत खेती होती है, पंजाब में भी ट्यूबवेल से बहुत खेती होती है। तो इस एरिया में ये समस्या बहुत है मिट्टी की ख़राब होने की, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर का हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो जाती है मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। ऊपर से हम फर्टिलाइजर्स वगैरह का बहुत यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मिट्टी की जो पावर है वो कम होती जा रही है। राजस्थान में भी ये समस्या, गुजरात में भी ये समस्या है। तो कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। ज़्यादा पानी भरने से, मिट्टी में लवण यानी कि नमक भरने से, मृदा क्षारता यानी कि सैलिनिटी बढ़ने से, जो कड़वापन आ गया है ज़मीन के अंदर, इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, ज़मीन बंजर हो रही है और बहुत सारा एरिया बंजर हो भी चुका है। अभी तक लवणता व क्षारता से लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि कुप्रभावित हो चुकी है। यानी कि 80 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कि इन वजहों से ख़राब हो चुकी है। यही तो क्वेश्चन था कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने, हमारी ज़मीन इन चीज़ों से ख़राब हो रही है। सेकंड पॉइंट देखो, देश की अन्य 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांतता के कारण अपनी उर्वरता खो चुकी है। यानी कि ज़्यादा पानी भरने की वजह से 70 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ वगैरह की वजह से ख़राब हमारी हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है कीटनाशक, यानी जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उससे भी हमारी ज़मीन खराब हुई है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया, यानी कि इकट्ठे हो गए यहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल्स हमारी मिट्टी में। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो हम दवाइयों का यूज़ करते हैं उससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है। फोर्थ है,
बहुफसलीकरण की बढ़ोतरी से प्रति भूमि में कमी आई है। कई सारी हम फसलें जो उगाते हैं उससे जो प्रति भूमि है वो कम हुई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। जो नेचुरली हम कई सारे फसलें उगाते हैं, बार बार फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जो नेचुरल तरीके से ज़मीन अपनी उर्वरता को दोबारा से पाता था वो चीज़ अब कम हो गई है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह ज़मीन में अपने आप बनती थी। नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मेनली पौधों की जड़ों में बनती है। पर हम आजकल क्या करते हैं, नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स वगैरह इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों से क्या हुआ है, बहुत सारे नुकसान हुए हैं। हमें नेचुरल जो प्रोसेस था वो रुक गया है। तो एग्जाम्पल इसमें यही दे रखा है, नाइट्रोजन यंत्रीकरण, यानी कि मशीनों से नाइट्रोजन पहुँचाना। तो जो भी हमने ये चीज़ें की हैं इनकी वजह से क्या हुआ है, प्राकृतिक जो प्रोसेस था वो रुक गया है, प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। फिफ्थ पॉइंट है, जल तथा वायु द्वारा अपरदन भी गंभीर रूप धारण कर गए हैं। वाटर पोल्यूशन बढ़ा है, एयर पोल्यूशन बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी खराब हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि आज हमें अपनी ज़मीन में फेस करनी पड़ती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करो। इसमें हमें ये बताना कि आज़ादी के बाद हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जिससे हमारी खेती का विकास हुआ। देखो, जब हम आज़ाद हुए थे बिल्कुल कुछ भी नहीं था देश में, तो हमने अपनी खेती के दम पर ही अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, यानी कि खाने पीने की फसलें बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए हैं, जिसमें कि नीचे दिए गए सुझाव बताए गए कि हमने क्या क्या चीज़ें की। फर्स्ट है, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना। देखो, हमने शुरू के सालों में क्या किया, हमने कमर्शियल क्रॉप्स पर फोकस नहीं किया, हमने खाने पीने की चीज़ों पर फोकस किया, क्योंकि देश में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमी थी अनाज की। तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था हमारा पहला टारगेट, और यही हमने किया। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि हमने खाद्यान्नों को बढ़ाया। जो खाने वाली फसलें जैसे चावल है, गेहूँ है, इन फसलों पर बहुत फोकस किया हमने। दूसरा पॉइंट है, कृषि गहनता को बढ़ाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खेती की गई। ठीक है, डेंसिटी बढ़ाई गई खेती की। थर्ड पॉइंट है, कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना, यानी कि हमने जो बंजर ज़मीन थी या जो खेती के लायक ज़मीन थी पर खाली पड़ी हुई थी, उस ज़मीन को खेती के लायक बनाया है। वहाँ पर सिंचाई वगैरह की सुविधा करके हमने हर चीज़ अपनाई और हमने बहुत सारी ज़मीन का यूज़ किया जो कि ऐसे ही पड़ी हुई थी। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ा, 1950s के लास्ट तक आते आते ज़्यादा कोई बड़ी तरक्की नहीं हुई। इस समस्या से उबरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ठीक है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में गहन कृषि करने की बातें की गई, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए 1950 के दशक के लास्ट में, यानी कि जब 1960 आने वाला था। पर फिर आया जब 1960 का दशक, तो हम बहुत पूरे तरीके से असफल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हो गई थी भारत के सामने। 1960 के दशक में हमारी दो तो लड़ाई हो गई, 1962 में चाइना से, 1965 में पाकिस्तान से, ऊपर से फसल नहीं हुई टाइम पे, मानसून नहीं आया टाइम पे। 1960 के दशक में लोगों के पास खाने तक को अनाज नहीं था। तो 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, 2 अकाल पड़े और देश में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा, अन्न संकट आ गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा, इसीलिए हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ा अपने खाने के लिए भी। अमेरिका से भी हमने गेहूं मंगाया था। आज़ादी के बाद हमने 1950 में शुरू में तरक्की की, खाद्यान्न फसलों पर फोकस किया, पर 50s के लास्ट तक आते आते बड़ी दिक्कत हो गई, और 60s में तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। 60s के दशक में हमारे पास खाने को अनाज भी नहीं था। तो ये कुछ नीतियाँ हमने शुरू में अपनाई आज़ादी के बाद। पर अब 60 के बाद हमने एक बहुत बड़ी नीति अपनाई थी, वो थी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। वो अलग से ही टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, और क्वेश्चंस में भी आएगा वो। तो हरित क्रांति अपनाई हमने, उसके बाद हमारी खेती बहुत बड़े लेवल पे चली गई और आज तक हमारी खेती बहुत अच्छी है। ठीक है, खेती के दम पे ये भारत की इकोनॉमी। तो हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। मैंने आपको चैप्टर भी समझा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए हैं। अब आपका काम है अच्छे से इनको पढ़ना, मेहनत करना और अब की बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना। अगर हमारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियोस पे लाइक किया करो और हमें कमेंट करके बताया करो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज।